नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी और अब वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। सबसे पहले आपको बता दें, राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यूनिफाइड कमांड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान, विकास कार्यों की प्रगति और सुरक्षा एजेंसियों के आपसी समन्वय को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अरुणदेव गौतम सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नक्सलियों की सरेंडर पॉलिसी को अधिक प्रभावी बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। विकास कार्यों के तहत रेलवे और नेशनल हाईवे विस्तार, नए स्कूल खोलने और मैपिंग के जरिए स्थान चयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार की ओर से निरंतर वित्तीय सहायता मिलने के बाद दोहराई गई। पहले से ही जिला स्तर पर 30 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। आज यूनिफाइड कमांड का बैठक यहाँ पर संपन्न हुआ है और ये रूटीन वाला बैठक है और इस साल का बैठक आज संपन्न किए हैं हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और ऊर्जावान गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की उपस्थिति, हमारे प्रदेश के सीएस, डीजीपी और सभी हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ पुलिस बल के अधिकारी और हमारे प्रमुख सचिव, सचिवगण सबकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है बैठक। और इस बैठक में दो बिंदुओं पर चर्चा हुई है। एक तो नक्सलवाद के साथ जो हमारे जवान लड़ रहे हैं और 20 महीने में अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई है। बड़े बड़े माओवाद को न्यूट्रलाइज करने में हमारे जवान सफल हुए हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। और दूसरा बिंदु है, उस क्षेत्र में नक्सलवाद तो समाप्त कर रहे हैं लेकिन उनका विश्वास भी जीतना है, इसलिए विकास को पहुंचाना है उन तक और उसके लिए निलानार योजना की शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। तो ये दोनों बिंदुओं पर बड़े विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनका संकल्प अवश्य पूरा होगा। और वहीं अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीपी राधाकृष्णन को भारत का नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा कि राधाकृष्णन जी एक प्रभावशाली नेता और कुशल प्रशासक हैं, जिन्होंने समाज की जड़ों से उठकर देश के उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का गौरव प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने उनके सफर को लोकतंत्र की सशक्त मिसाल बताया और कहा कि उनका दूरदर्शी नेतृत्व तथा प्रशासनिक अनुभव न्याय, समानता और विकास के मूल्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राधाकृष्णन जी की वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता सामाजिक समरसता को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह सफलता उनके विश्वास, कड़ी मेहनत और जन सेवा के समर्पण का परिणाम है, जो सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हृदय से बधाइयां हैं उनको। यही होना था। बस्तर के आम जनता की आवाज थी, बस्तर की आम जनता की आवाज लोगों ने सुना है। और अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजनीति में वोट चोरी का मुद्दा गर्मा गया है। नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर फर्जी मतदाता बनवाने का आरोप लगाया। विजय शर्मा ने दावा किया कि यह सारा फर्जीवाड़ा राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है। प्रेस वार्ता में उन्होंने मतदाता सूची के कुछ उदाहरण भी सामने रखे, जिनमें एक ही व्यक्ति का नाम दो अलग अलग जगहों पर दर्ज पाया गया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर 70 साल से अधिक उम्र के लोगों का नाम भी जोड़ा गया, जबकि यह युवाओं के लिए होता है। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत की जाएगी और न्यायालय में भी मामला ले जाया जाएगा।
तो आपको बता दें, नया रायपुर में सर्किट हाउस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बता दें, एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज पाया गया, जिसको लेकर के उप मुख्यमंत्री ने निशाना साधा और कहा इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया। बता दें, मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज पाया गया, जिसको लेकर के रायपुर में उप मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। 2023 को एक अजीब सा विषय समाज में फैलाया जा रहा है, वोट चोरी ये कहकर। कोई मुझे बता दे, कोई समझा दे कि ये वोट चोरी का अर्थ क्या है। एक तरफ राहुल गांधी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी है, और जब बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी को ठीक किया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। मैं अगर उसी बात को वो वोट चोरी कह रहे हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सबके साथ हमारे कैबिनेट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के खुशवंत साहेब, साथ ही साथ आदरणीय विधायक मोतीलाल साहू जी और सभी साथीगण, आप सभी पत्रकार साथी, मैं आपके सामने कुछ विषय रखना चाहता हूँ। ये विषय प्रिसाइजली मैं कुछ आपको सैंपल ही कहूँगा, बाकी पूरी लिस्ट है, पूरी फहरिस्त है उसकी, और इतनी ही नहीं है, और भी संख्या है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि फॉर्म मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग कब किया जाता है? जब 19-18 साल उम्र पूरा करके कोई युवा पहली बार वोट डालने जाता है, तब फॉर्म 6 का उपयोग किया जाता है। यही बात राहुल गांधी दिखा रहे थे उसमें कि फॉर्म 6 का कोई इतने साल का उम्र का व्यक्ति जाकर के और पहली बार वोट डाल रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें बताना चाहता हूँ। 10/6/2023 को रियाज हुसैन नामक व्यक्ति जो 75 साल के हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, 75 साल के हैं, और फॉर्म 6 भर करके वो कवर्धा में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। कवर्धा के मतदाता सूची में नाम जुड़वाते हैं। ये रियाज हुसैन जी का ये पूरा डिटेल है। ये कवर्धा के मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं। इनका मैं उम्र जो कह रहा हूँ, ये इनके आधार कार्ड के आधार पर कह रहा हूँ, 1948 का जन्म है। 23 में जब इन्होंने नाम जुड़वाया होगा तो वो 75 साल के रहे होंगे, और 75 साल के व्यक्ति ने फॉर्म 6 भर करके और कवर्धा में नाम जुड़वाया सिर्फ वोट डालने के लिए। और फिर वहाँ से जब हम लोगों ने वहाँ इलेक्शन में फिर सिनेरियो चेंज हो गया, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि क्या होना है, तो फिर वहाँ से अपना नाम कटवा करके फिर से रायपुर में फॉर्म 8 एक भर करके और रायपुर में अपना नाम जुड़वाया है। 49 माने रायपुर पश्चिम के 53वें नंबर बूथ पर 700 नंबर पर उनका नाम जुड़ा हुआ है, और उनका एपिक नंबर है WIQ 3104684। इससे पहले उनका नंबर कवर्धा में था 72 नंबर, कवर्धा का विधानसभा 373 बूथ का क्रमांक है, 534 जो मतदाता क्रमांक है, और उनका एपिक नंबर था WIQ 3104684। ये था एक विषय। मैंने आपसे कहा एक गलती क्या है कि फॉर्म 6 भर कर क्या किया, पहली बार मतदाता है करके 75 साल के व्यक्ति ने नाम जुड़ाया। और दूसरा इनकी गलती क्या है कि ये पहले से ही, मेरी बात समझेंगे, पहले से ही 49 नंबर पर, मैंने यही रायपुर पश्चिम में 79 नंबर बूथ पर 548 नंबर मतदाता क्रमांक पर, जिसमें NHU 2164408 ये इनका एपिक नंबर है, ये पहले से जुड़े हुए। और अब आपको बताएं, कांग्रेस नेता अमरजीत भगत से मंच पर माइक छीने जाने के मामले ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रामविचार नेताम ने इस घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं का कोई स्थान नहीं बचा है। मंत्री नेताम ने कहा कि अमरजीत भगत का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि आदिवासी समाज और पूरे सरगुजा अंचल का अपमान है। इससे पहले भी मोहन मरकाम के साथ ऐसा व्यवहार हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भीतरघात और अंतरकलह का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से कांग्रेस में लगातार अंतरकलह देखने को मिल रही है। अब तक केवल माइक छीना जा रहा है, आने वाले समय में जूतम पैजार तक की नौबत आ सकती है।
मंत्री ने कहा कि अमरजीत भगत एक अच्छे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस में इस तरह के व्यवहार से प्रतिष्ठित नेताओं का मनोबल टूटता है। यह पार्टी के आंतरिक हालात को दर्शाता है। विपक्षी नेताओं के अनुसार वोट चोरी, गद्दी छोड़ जैसे नारे अब कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों का प्रतीक बनते जा रहे हैं। आपको बता दें रायपुर से ये खबर, जहां पर अमरजीत भगत से माइक छीने जाने वाले मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में अमरजीत भगत से कांग्रेस नेताओं ने मंच पर माइक छीन लिया, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है और उसी के बाद अब बीजेपी नेता ने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस में आदिवासी समाज के नेता की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के अंदर अंतर कला जारी है और वो वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं, पर कांग्रेस के अंदर खुद आदिवासी समाज के नेताओं का अपमान किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जितने भी लीडर एसटी वर्ग, उनका कहीं भी स्थान नहीं है। और जिस प्रकार से अमरजीत भगत जी के साथ अपमानित किया गया, मैं समझता हूँ कि ये पूरे आदिवासी समाज का, सरगुजांचल के आदिवासियों के लिए एक संकेत है। किस प्रकार से कांग्रेस में आदिवासी नेताओं के ऊपर इन्होंने एक तरह से अपमानित करने का काम किया है। यही नहीं, इसके पहले भी अगर आप देखेंगे कि मोहन मरकाम जी थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता रहा। अभी एक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसको लोग नहीं पचा पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से इसीलिए आदिवासी वर्ग का मोह भंग होते जा रहा है। और निश्चित ही अमरजीत भगत एक लोकप्रिय और कदावर नेता है, उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाना बहुत ही आने वाला समय में कांग्रेस को महंगा पड़े। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बलौदाबाजार और बिलासपुर जिले की सीमाओं पर मवेशी तस्करी का अवैध कारोबार एक बार फिर उजागर हुआ। 4 सितंबर गुरुवार देर रात पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोंदरा में 25 से 30 मवेशियों से भरा माजदा वाहन पकड़ा गया। यह वाहन बलौदाबाजार पासिंग में और मामले में लवन क्षेत्र के एक सरपंच का नाम सामने आ रहा है। गांव वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर वाहन को रोका और पाया कि मवेशियों को ठूस कर भरा गया था। बिना किसी वैध दस्तावेज के भीड़ ने ड्राइवर और मालिक की पिटाई की। हालांकि मालिक फरार हो गया है। पुलिस ने ड्राइवर सुरेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि मवेशी तस्करी लंबे समय से चल रही है, लेकिन पुलिस मौन है। बैठो सरपंच गांव में हीरो बनता है, अभी यहाँ पे गौ तस्करी कर रहा है। और अब आपको बता दें, बस्तर में कल इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं शामिल होंगे। यह कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में देश विदेश से 200 से अधिक उद्यमियों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा स्थानीय उद्यमियों को भी आमंत्रित किया गया, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कई महत्वपूर्ण MOU इस दौरान हस्ताक्षरित होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिससे बस्तर में नए औद्योगिक परियोजनाओं का रास्ता खुल सकता है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
तो आपको बता दें कल बस्तर में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इस इन्वेस्टर कनेक्ट में 200 से ज़्यादा देश विदेश के उद्यमी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस कनेक्ट के दौरान कई महत्वपूर्ण MOU भी साइन हो सकते हैं और इसी के साथ कई लोकल उद्यमी भी इस कनेक्ट में शामिल होंगे, जिन्हें जाहिर तौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। देश विदेश से 200 से ज़्यादा उद्यमी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं और साथ ही बस्तर क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना और स्थानीय विकास को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया जा रहा है। और खुद विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो स्थानीय उद्यमी है उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कई चीज़ें उन्हें इस कार्यक्रम से पता चलेंगी। बस्तर में कल इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन होगा। और अब आपको बता दें बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड के ग्राम कोट के ग्रामीणों ने NH 130B पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में संचालित आशु क्रैशर मिल को तत्काल बंद किया जाए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही, जिनकी पुलिस के साथ झूमा झटकी भी हुई। चक्का जाम के चलते मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों ने बैरिकेड तोड़कर कसडोल नगर के अड़हा चौक में डेरा डाल दिया। इससे पहले 3 सितंबर को ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर चक्का जाम की सूचना दी थी। गांव में धूल और प्रदूषण से हो रही परेशानियों के चलते ग्रामीण कई बार शासन से क्रैशर बंद करने की मांग कर चुके हैं। मांग न माने जाने पर पंचायत चुनाव बहिष्कार का ऐलान भी किया गया। ग्राम कोट में अब तक मतदान नहीं हुआ है। तो आपको बता दें बलौदाबाजार के ग्राम कोट के ग्रामीणों का नेशनल हाईवे 130 पर चक्का जाम कर उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया। आशु क्रैशर मिल बंद करने की मांग सभी ग्रामीणों ने उठाई, जिसको लेकर के यहाँ पर ग्राम कोट के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनकी पुलिस और महिलाओं के बीच झूमा झटकी भी इस प्रदर्शन में यहाँ देखने को मिली। और अब आपको बताएं सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। अलाराम डुगू क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात CRPF 218वीं बटालियन के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान 8 स्पाइक होल बरामद किए हैं, जिनमें 42 लोहे और 71 लकड़ी की छड़ें पाई गई हैं। नक्सलियों ने ये जाल सुरक्षा बलों और ग्रामीणों को निशाना बनाने के लिए बिछाए थे, लेकिन जवानों की सतर्कता और साहस ने बड़ी अनहोनी टाल दी। इसी तरह पालूगुड़म और कांचला क्षेत्रों में 208 कोबरा बटालियन के जवानों को सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का डंप मिला, जिसमें कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। तो बताएं सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश यहां पर CRPF की बटालियन ने नाकाम कर दी है। CRPF ने 8 खतरनाक स्पाइक होल बरामद किए गए। पालागुड़म में नक्सली डंप भी मिला है। पूरे मामले की जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। और अब खबर बलरामपुर से, जहां एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक निजी संस्था द्वारा लगाए जा रहे बैनर के दौरान करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल एक निजी कार्यक्रम के लिए बैनर लगाया जा रहा था। इसी दौरान फ्लेक्सी का पाइप अचानक ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया और करंट फैलते ही चारों युवक इसकी चपेट में आ गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को घटना की सूचना दी और घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। घायल तीनों युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नगर पंचायत और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें मौके पर प्रशासनिक टीम मौजूद है। घटना की जांच की जा रही है।
और अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ को लेकर एक बड़ा राजनीतिक और विकासात्मक आयोजन तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वे राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और साथ ही नए विधानसभा भवन का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वे स्थापना दिवस पर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। यह दौरा न सिर्फ राजनीतिक रूप से अहम होगा, बल्कि इसे राज्य के विकास के लिए नए युग की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। नया विधानसभा भवन राजधानी रायपुर में निर्मित किया गया, जिसे अत्याधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत की झलकियां के साथ तैयार किया गया है। स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा कई अन्य योजनाओं और विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जा सकता है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। यह कार्यक्रम राज्य के लिए गौरव का क्षण माना जा रहा है, जिसमें प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर बता दें, पीएम मोदी आएंगे। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर को पीएम का छत्तीसगढ़ दौरा तय हो चुका है। पीएम छत्तीसगढ़ दौरे पर नए विधानसभा भवन का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करेंगे। हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं। हमारे प्रदेश के निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं और इसको हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोग को राज बना के दिया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो पूरा 25 सप्ताह रजत जयंती समारोह मनाने का है, जो 15 अगस्त से शुरू हो गया है और आने वाले साल फरवरी तक ये चलेगा। तो स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए हैं और उनकी स्वीकृति मिल गई है। और अब खबर बलौदाबाजार से, जहां एक दर्दनाक घटना सामने आई है। दरअसल यहां पत्नी की लाश बिस्तर पर मिली तथा पति फांसी के फंदे पर लटका मिला। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक जांच की जा रही है। फिलहाल बेटे की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी में पता लगा है कि बेटे ने जब पिता के रूम का दरवाजा खटखटाया तो देखा मां का शव बिस्तर पर और पिता की लाश फांसी के फंदे पर लटकती हुई मिली। इस तरह की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। तो बता दें, बलौदाबाजार में एक घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। पति का शव फांसी से और पत्नी का शव बेड पर पड़ा मिला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।